आचार संहिता। आज हम आपको बताने वाले हैं आचार संहिता के बारे में। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, अप्रैल मई में 2019 में चुनाव आने वाले हैं और सभी लोग जानते हैं कि आचार संहिता लगाई जाती है। लेकिन बहुत सारे मतदाता ऐसे भी हैं जो इस बारे में नहीं जानते हैं। तो आज हम बात करेंगे विस्तार से आचार संहिता के बारे में। जैसे आदर्श आचार संहिता क्या होती है, इसे कौन लागू करता है, इसके नियम कायदे क्या हैं, इसे लागू करने का मकसद क्या है। इसके अलावा इस मुद्दे से जुड़ी कई और जिज्ञासाएं भी हैं जिनके बारे में हर जागरूक मतदाता को जानकारी होना चाहिए। ऐसे ही सवालों और जिज्ञासाओं का जवाब तलाशने की कोशिश हम इस वीडियो में करेंगे। चलिए तो आज जानते हैं पहली चीज़, आदर्श आचार संहिता क्या होती है। मुक्त और निष्पक्ष चुनाव किसी भी लोकतंत्र की बुनियाद होती है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में चुनावों को एक उत्सव जैसा माना जाता है और सभी सियासी दल तथा वोटर्स यानी मतदाता मिलकर इस उत्सव में हिस्सा लेते हैं। चुनावों की इस आपाधापी में मैदान में उतरे उम्मीदवार अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए सभी तरह के हथकंडे आजमाते हैं। ऐसे माहौल में सभी उम्मीदवार और सभी राजनीतिक दल वोटर्स के बीच जाते हैं। ऐसे में अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को रखने के लिए सभी को बराबर का मौका देना एक बड़ी चुनौती बन जाता है। लेकिन आदर्श आचार संहिता इस चुनौती को कुछ हद तक कम करती है। चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही यह लागू हो जाती है और नतीजे आने तक जारी रहती है। दरअसल ये वो दिशा निर्देश हैं जिन्हें सभी राजनीतिक पार्टियों को मानना होता है। आचार संहिता का मकसद चुनाव प्रचार अभियान को निष्पक्ष एवं साफ सुथरा बनाना और सत्ताधारी राजनीतिक दलों को गलत फायदा उठाने से रोकना है। साथ ही सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग रोकना भी आचार संहिता की मकसदों में शामिल है। आचार संहिता को राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए आचरण एवं व्यवहार का पैरामीटर माना जाता है। दिलचस्प बात यह है कि आचार आदर्श आचार संहिता किसी कानून के तहत नहीं बनी है। ध्यान से सुनिए, यह सभी राजनीतिक दलों की सहमति से बनी और विकसित हुई। अब हम जानेंगे कि सबसे पहले आचार संहिता कब और कहाँ लगाई गई। तो सबसे पहले 1960 में केरल विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के तहत किया गया और 1962 के लोकसभा आम चुनाव में पहली बार चुनाव आयोग ने इस संहिता को सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों में वितरित किया। इसके बाद 1967 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों में पहली बार राज्य सरकारों से आग्रह किया गया कि वे राजनीतिक दलों से इसका अनुपालन करने को कहें और कमोबेश में ऐसा हुआ भी। इसके बाद लगभग सभी चुनावों में आदर्श आचार संहिता का पालन कमोबेश होता रहा। गौरव तल यह भी है कि चुनाव आयोग समय समय पर आदर्श आचार संहिता को लेकर राजनीतिक दलों में चर्चा करता रहता है ताकि इसमें सुधार की प्रक्रिया बराबर चलती रहे। आगे हम बात करेंगे आदर्श आचार संहिता की आवश्यकता क्यों पड़ी। आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इस बारे में जानते हैं। एक ज़माना था जब चुनावों के दौरान दीवारें पोस्टरों से बिल्कुल पट जाया करती थीं। लाउड स्पीकर कान फोड़ू शोर थमने का नाम नहीं लेते थे।
दबंग उम्मीदवार धन बल के जोर पर चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते थे। चुनावी चुनावी बैतरणी पार करने के लिए, मतलब चुनाव जीतने के लिए, पार्टियां साम दाम दंड भेद का सहारा खुलकर लिया करती थीं। जैसे कि बूथ कैप्चरिंग करने, बैलेट बॉक्स लूट लेने जैसी घटनाएं भी आम थीं। सैकड़ों की संख्या में लोग चुनावी हिंसा के दौरान हताहत होते थे। तब चुनावों में शराब रुपए बांटने का खुला खेल चलता था, जो कि आजकल कम हो गया है आचार संहिता की वजह से। ऐसी हालतों में आदर्श आचार संहिता रामबाण तो नहीं, लेकिन आशा की किरण बनकर जरूर सामने आई है। क्योंकि आचार संहिता लगने से कई सारे नियम कायदे कानून उस टाइम पर लागू हो जाते हैं, जिसके तहत चुनावों विभिन्न पार्टियों को उन चीज़ों को मानना होता है। अब कहीं पर भी चुनाव होने पर आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। इसका सबसे बड़ा मकसद चुनावों को पारदर्शी तरीके से संपन्न कराना होता है। इसके अलावा समय से पहले विधानसभा का विघटन हो जाने पर भी आदर्श आचार संहिता में प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत काम चलाऊ राज्य सरकार और केंद्र सरकार राज्य के संबंध में किसी नई योजना या परियोजना का ऐलान नहीं कर सकती। चुनाव आयोग को यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय से एस.आर. बॉम्बई मामले में दिए गए ऐतिहासिक फैसले से मिला। 1994 में आए इस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि कांग्रेस सरकार को केवल रोजाना काम करना चाहिए और कोई भी बड़ा नीतिगत निर्णय लेने से बचना चाहिए। आगे हम जानते हैं कि आदर्श आचार संहिता की क्या क्या विशेषताएं हैं। भारत में होने वाले चुनावों में पहली अपनी बात वोटर्स तक पहुंचाने के लिए चुनाव सभाएं, जुलूसों, भाषण, नारेबाजी, पोस्टर्स आदि इस्तेमाल किया जाता है। इसी के मद्देनज़र आदर्श आचार संहिता के तहत क्या करें और क्या ना करें की एक लंबी चौड़ी लिस्ट होती है। लेकिन हम बात उन्हीं मुद्दों पर करेंगे जो आदर्श आचार संहिता को इतना अहम बना देते हैं। वर्तमान में प्रचलित आदर्श आचार संहिता में राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के सामान्य आचरण के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। सबसे पहले तो आदर्श आचार संहिता लागू होते ही राज्य सरकारों और प्रशासन पर कई तरह के अंकुश लग जाते हैं। जैसे कि सरकारी कर्मचारी चुनाव प्रक्रिया। आदर्श आचार संहिता में रूलिंग पार्टी के लिए कुछ खास गाइडलाइंस दी गई हैं। इनमें सरकारी मशीनरी, जो भी सरकारी मशीनरी है, और सुविधाओं का उपयोग चुनाव के लिए न करने और मंत्रियों तथा अन्य अधिकारियों द्वारा अनुदानों, नई योजनाओं आदि का ऐलान करने की मनाही है। मंत्रियों तथा सरकारी पदों पर तैनात लोगों को सरकारी दौरे में चुनाव प्रचार की इजाज़त भी नहीं होती। सरकारी पैसे का इस्तेमाल कर विज्ञापन जारी नहीं किए सकते। इसके अलावा चुनाव प्रचार के दौरान किसी की प्राइवेट लाइफ का जिक्र करने, सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने वाली कोई अपील करने पर भी पाबंदी लगाई गई है। यदि कोई सरकारी अधिकारी या पुलिस अधिकारी किसी राजनीतिक दल का पक्ष लेता है तो चुनाव आयोग उसके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार होता है उसके पास। इसके अलावा चुनाव सभाओं में अनुशासन और शिष्टाचार कायम रखने तथा जुलूस निकालने के लिए भी गाइडलाइंस बनाई गई हैं। किसी उम्मीदवार या पार्टी को जुलूस निकालने या रैली और बैठक करने के लिए चुनाव आयोग से अनुमति लेनी पड़ती है और इसकी जानकारी निकटतम थाने में देनी होती है। हेलीपैड, मीटिंग ग्राउंड, सरकारी बंगले, सरकारी गेस्ट हाउस जैसी सार्वजनिक जगहों पर कुछ उम्मीदवारों का कब्जा नहीं होना चाहिए। इन्हें सभी उम्मीदवारों को समान रूप से मुहैया कराना चाहिए। इन सारी कवायदों का मकसद सत्ता के गलत इस्तेमाल पर रोक लगाकर सभी उम्मीदवारों को बराबरी का मौका देना है। आगे बात करते हैं आदर्श आचार संहिता को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का नज़रिया। इस मुद्दे पर देश की आला अदालत भी अपनी मुहर लगा चुकी है। सर्वोच्च न्यायालय इस बाबत 2001 में दिए गए अपने एक फैसले में कह चुका है कि चुनाव आयोग का नोटिफिकेशन जारी होने की तारीख से आचार संहिता लागू होती है या उसे लागू माना जाता है। इस फैसले के बाद आदर्श आचार संहिता के लागू होने की तारीख से जुड़ा विवाद हमेशा के लिए समाप्त हो गया। अब चुनाव अधिसूचना जारी होने के तुरंत बाद
जहां चुनाव होने हैं वहां आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। यह सभी उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों तथा संबंधित राज्य सरकारों पर लागू होती ही है, साथ ही संबंधित राज्य के लिए केंद्र सरकार पर भी लागू होती है। आगे बात करते हैं आदर्श आचार संहिता के लिए अपनाई जा रही एडवांस तकनीकें। हम जानेंगे अब कि क्या क्या नई नई एडवांस तकनीकें अपनाई जा रही हैं आदर्श आचार संहिता के लिए, क्योंकि आजकल हमारे पास कई सारी न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है। तो हम जानते हैं क्या है, जैसे कि जब हाईटेक होने का दौर चल रहा है और सब चीज़ें कंप्यूटराइज हो रही हैं, डिजिटल हो रही हैं, तो भला चुनाव आयोग क्यों पीछे रह जाता है। आदर्श आचार संहिता को यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए कुछ समय पहले चुनाव आयोग ने CVIGIL ऐप लॉन्च किया। एक ऐप का नाम है जो कि लॉन्च किया गया था। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और आंध्र प्रदेश का जो भी नया हिस्सा बनना है, हालिया विधानसभा चुनावों में इसका इस्तेमाल हो रहा है। सी विगिल के जरिए चुनाव वाले राज्यों में कोई भी व्यक्ति आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट कर सकता है। इसके लिए उल्लंघन के दृश्य वाली केवल एक फोटो या अधिकतम 2 मिनट की अवधि का वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करना होता है। उल्लंघन कहाँ हुआ, इसकी जानकारी जीपीएस के जरिए ऑटोमेटिकली संबंधित जगह संबंधित अधिकारियों को मिल जाती है। कितना बढ़िया है। शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखते हुए रिपोर्ट के लिए यूनिक आईडी दी जाती है। यदि शिकायत सही पाई जाती है तो निश्चित समय के भीतर कार्रवाई की जाती है। यह तो बात हुई इस ऐप के फायदे की, लेकिन हम सब यह भी जानते हैं कि नफ़े के साथ नुकसान भी जुड़ा होता है। इसी के मद्देनज़र इस ऐप के गलत इस्तेमाल रोकने का इंतजाम किए गए हैं। यह ऐप केवल आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के बारे में काम करता है। तस्वीर लेने या वीडियो बनाने के बाद यूजर्स को रिपोर्ट करने के लिए केवल 5 मिनट का समय मिलता है और इसमें पहले से ली गई फ़ोटोज़ या वीडियो अपलोड नहीं की जा सकते। हाईटेक होने की दौड़ में सी विगिल ऐप के अलावा चुनाव आयोग ने कई एडवांस तकनीकों को अपनाया है। इसमें नेशनल कंप्लेंट सर्विस, इंटीग्रेटेड कॉन्टैक्ट सेंटर सुविधा, सुगम इलेक्शन मॉनिटरिंग डैशबोर्ड और वन वे इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट आदि शामिल हैं। चुनाव आयोग आदर्श आचार संहिता तथा अन्य उपायों के जरिए चुनाव को निष्पक्ष और साफ सुथरा बनाने के प्रयास लगातार करता रहा है और इसके लिए उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा भी गया है। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि भारत जैसे बड़े देश में चुनावों को लेकर आदर्श आचार संहिता के परम पर नहीं छोड़ा जा सकता। आगे की राह, आगे क्या इसमें और हो सकता है, आगे की राह बात करेंगे। वैसे देखा जाए तो आदर्श आचार संहिता में सब कुछ चमकीला ही दिखाई देता है, लेकिन यह देखने में आया है कि इसके लागू होने के बाद 1.5-2 महीने तक सरकारी कामकाज लगभग ठप पड़ जाता है। बार बार होने वाले चुनावों के कारण प्रशासन तो प्रभावित होता ही है, भारी मात्रा में पैसे की भी बर्बादी होती है। हमारे देश में साल भर कहीं न कहीं चुनाव होते ही रहते हैं। इसलिए 1999 में विधि आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट में देश भर में एक साथ चुनाव करने की सिफारिश की थी। अभी कुछ समय पहले भी विधि आयोग देश भर में एक साथ चुनाव कराए जाने के लेकर ड्राफ्ट पेश कर चुका है। इसके अलावा भारत के उपराष्ट्रपति भी कह चुके हैं कि सभी राजनीतिक दल आपसी सहमति बनाकर अपने मेंबर्स के लिए एक आदर्श आचार संहिता तैयार करें, जिस पर विधानमंडल और संसद के भीतर एवं बाहर अमल होना चाहिए। लेकिन यह भी सच है कि चुनावों के दौरान लागू होने वाली आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने की कोशिश सरकार किसी न किसी तरीके से जरूर करती है। यदि चुनाव आयोग कड़ी निगाह न रखे तो वह इस कोशिश में कामयाब भी हो जाते हैं लोग। ऐसे में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होने पर चुनाव आयोग के पास कार्रवाई करने के अधिकार भी होते हैं। इसके लिए चुनाव आयोग एफआईआर दर्ज करा सकता है या उम्मीदवारों पर रोक लगा सकता है। दरअसल आदर्श आचार संहिता चुनाव सुधारों से जुड़ा एक अहम मुद्दा है, जिससे बहुत से चुनावों का सुधार का रास्ता खुलता है। देखा जाए तो हर चुनाव के साथ हमारी डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र में और निखार आता रहा है। लेकिन लोकतंत्र के इस उत्सव को सफल बनाने में चुनाव आयोग की कोशिशों के साथ देश के नागरिकों को भी यह जवाबदेही है कि सफल बनाए।
अब आगे हम जानते हैं कि किसी भी राज्य में चुनाव से पहले एक अधिसूचना जारी आचार संहिता लागू की जाती है, उससे पहले एक अधिसूचना जारी की जाती है। इसके बाद उस राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है और नतीजे आने तक जारी रहती है। तो ये थी सारी जानकारी आदर्श आदर्श आचार संहिता के बारे में, और ये जानकारी सभी वोटर्स को होनी चाहिए, सभी मतदाताओं, चूँकि अभी चुनाव आने वाले हैं अप्रैल मई में 2019 में। तो ये जानकारी सभी मतदाताओं के लिए, सभी भारतीय नागरिकों के लिए, और ख़ासकर उन राज्यों में जहां चुनाव होने वाले हैं उनके लिए यह जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ आप इस